हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 78th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर था उसको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग को एक नोट्स तैयार करते जाना है। सभी लेक्चर्स को देखते हुए जितना बात बताया जा रहा है पूरा नोट्स बनाइए, नोट्स को शेयर कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि नोट्स आपका सही बन रहा है नहीं, और उसको बस रिवाइज कीजिए। इतना ही आपको करना है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 51 नंबर से डिस्कस करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन। मेलामाइन का एग्जाम्पल इन चारों में से कौन है? यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, है ना, फ्लोर का टाइल्स बनाने में जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो पॉलीथीन, जो पॉलीथीन आप लोग सब्जी वब्जी लाते हैं पॉलीथीन में, तो वो तो बहुत ही पतला प्लास्टिक होता है, उसका प्रयोग फ्लोर के टाइल्स को बनाने में नहीं करते। टाइल्स बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो पॉलीथीन इसका आंसर नहीं है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, जब भी कोई दो ऑप्शन एक जैसा मिलता जुलता है तो उन दोनों में से एक आंसर होता है, तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। ठीक है, ये सब तो गेस के लिए है, मगर इसका जो रियल आंसर है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पीवीसी से पाइप वगैरह बनता है, जैसे पीवीसी पाइप का बहुत ज़्यादा प्रचार होता है ना, टीवी में देखते होंगे आप लोग। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो इसका एग्जाम्पल है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट वंस हार्डन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड क्योरिंग कैन नॉट बी सॉफ्टन और रीशेप्ड अगेन। यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने से एक बार अगर वो हार्ड हो गया तो वो दोबारा फिर ऐसा नहीं ठंडा होकर सॉफ्ट हो जाएगा। वो एक बार हार्ड हो गया तो वो हार्ड हो गया, वो दोबारा सॉफ्ट नहीं हो सकता है, दोबारा उसका शेप चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मो माने गर्म, हीट करने से वो क्या हुआ, सेट हो गया। ठीक है, वो अब ठंडा भी हो जाएगा ना तो भी उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, परमानेंट केमिकल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, विच क्रिएट अ रिजिड स्टेबल स्ट्रक्चर, यही मेलामाइन है। मेलामाइन कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोर टाइल्स। मेलामाइन जिसका प्रयोग फ्लोर टाइल्स बनाने में करते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, वंस सेट दे कैन नॉट बी सॉफ्टन और रीशेप बाय हीटिंग। एक बार सेट कर दिए तो ये सॉफ्ट या रीसेट नहीं हो सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उल्टा होता है। थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा गर्म करने से, और फिर ठंडा होएगा तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर गर्म कर दो तो फिर सॉफ्ट हो जाएगा। यानी ये बार बार जो है ना, इसको सॉफ्ट हार्ड ऐसा कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो एक ही बार अपना रूप लेता है, हार्ड होता है, और उसके बाद वो कभी भी मतलब सॉफ्ट नहीं हो सकता है, रीशेप नहीं हो सकता है, दोबारा शेप नहीं कर सकता है। ठीक है, मगर थर्मोप्लास्टिक को बार बार रीशेप किया जा सकता है। दिस अलाउज देम टू बी मोल्टेड एंड रीशेप्ड मल्टीपल टाइम्स विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। बिना उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किए उनको दोबारा से रीशेप कर सकते हैं। जैसे आपका कुर्सी वगैरह का जो प्लास्टिक होता है ना, वो रीशेप किया जा सकता है। अनलाइक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच बिकम परमानेंट आफ्टर हीटिंग, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो परमानेंट हो जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देख लो क्या क्या है। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी भी इसी का एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। नायलॉन, पॉलिस्टर। ठीक है, ये एक्रिलोनाइट्राइल, बुटाडीन स्टाइरीन, टेफ्लॉन। ठीक है, ये सब थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इसके बाद पीवीसी पाइप्स होता है। जनरली घर में जो पाइप्स यूज किया जाता है, या फिर आप लोग देखे होंगे वायरिंग किया जाता है पाइप से, वो पाइप जो है वो पीवीसी पाइप होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है बीसी ज्यादा कुछ ना पूछे तो फुल फॉर्म पूछ देगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, a widely used synthetic polymer of plastic. It is known for its versatility, यानी बहुत सारा इसका यूज है वेरियस एप्लीकेशंस में, लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह में इन पाइप्स का यूज करते हैं, पैकेजिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, पीवीसी कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन द एडिटिव यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन। ये रिजिड भी हो सकता है पीवीसी पाइप्स, टाइट रिजिड भी हो सकता है, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। पतला पाइप भी आप लोग देखे होंगे जो हिलता डुलता पाइप होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। मोटा मोटा पाइप भी होता है जो रिजिड होता है।
पीवीसी थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, यानी कि इसको भी गर्म कर करके दोबारा से रीशेप किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन तो सिंपल है, आप लोग जानते हैं, घर में भी आप लोग यूज़ करते हैं इस पॉलीथीन को। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लास्टिक पॉलीमर है। इट इज़ मेड फ्रॉम इथिलीन एंड इज प्राइमरी यूज फॉर पैकेजिंग, कंटेनर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में इसका यूज़ होता है। इसका केमिकल फार्मूला जो है ना वो याद कर लो। पॉलीथीन का केमिकल फार्मूला है C2H4N। प्रोडक्शन कैसे होता है? मेड फ्रॉम इथाइलिन से बनता है पॉलीथीन। एक गैस है इथिलीन, उसी से। ठीक है, काम यही सब, पैकेज, कंटेन, यही सब इसका काम है। ठीक है, बैग, प्लास्टिक बैग्स, ये सब बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, फिर से पूछा सकता है। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग PQRS फिगर। ये जो फिगर है PQRS, इसमें कितना ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए, कभी भी जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, तो सबसे पहले आप पेन उठाइए और अब डायग्राम बनाना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले डायग्राम में क्या बना है? ये बना हुआ है। यहाँ तक तो कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा है। जब यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं तो दो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, है ना। दो त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे क्या है, इसको जब ऐसे करते हैं तो दो और त्रिभुज बन गया, एक ये और एक ये, छोटा वाला दोनों। तो पहले 2 था, फिर 2 हो गया, यानी 4 टोटल हो गए, 4। अभी जब यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो फिर ये बना गया और ये बन गया, यानी कि 5 और 6, 5 6 बन गया। और ये पूरा जो आया तो एक ये बड़ा वाला बना 7 और इधर एक बना 8, तो टोटल अभी 8 त्रिभुज हैं। फिर यहाँ पे इसको बीच से कट किए तो फिर 2 छोटा वाला बन गया, तो 9 10, और फिर यहाँ से इसको कट किया तो 11 12। तो अब कहीं से भी जोड़ लो आपको त्रिभुज नहीं मिलेगा। और कहीं देखो कि आप सोच रहे हो कि इसको, ये तो हम लोग जोड़ ही चुके हैं, ये भी जोड़ ही चुके हैं। अगर ये पूरा तो त्रिभुज है नहीं, ये तो 4 भुज है, चतुर्भुज है ना। ऐसे ऐसे कैसे भी कर लो, तो टोटल मिला के 12 त्रिभुज है। तो जब भी एग्जाम में पूछे तो इस तरह से बना करके उसको जोड़ना है तो सही बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है। इंडिया में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन मतलब समझते हैं आप लोग? माइग्रेशन मतलब होता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं रहने के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, शादी के पर्पज से। महिलाएं, इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन मेल का नहीं होता है बल्कि फीमेल का होता है। ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो है वो शादी करके दूसरी जगह चली जाती हैं तो माइग्रेशन हो जाता है। तो बहुत सारा पर्पस है लोगों का माइग्रेशन करने का, बहुत सारा कॉज है, कारण है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिया है कि क्या क्या कारण है। ठीक है, तो देखो कारण जो होता है ना माइग्रेशन का, अगर मेंस में ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्या मेंस में पूछा था बीपीएससी इस बार ये क्वेश्चन कि कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो जब कॉजेज ऑफ माइग्रेशन पूछा जाएगा कि माइग्रेशन का कारण क्या है, तो माइग्रेशन का 2 कारण होता है। एक होता है पुश फैक्टर और दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश माने ढकेलना, पुल माने खींचना। तो कोई आदमी एक जगह से उठ के दूसरे जगह जा रहा है, तो ये जो जगह है ये इसको क्या किया, ढकेल दिया यहाँ से, और ये जो जगह है ये इसको अपने पास बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पुश और पुल। अब जैसे बिहार है और मुंबई है, मान लेते हैं, तो बिहार जो है वो क्या है, पुश फैक्टर है। बिहार लोगों को क्या करता है, अपने यहाँ से भेजता है। सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं बिहार से, और यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, गांव देहात के एरिया से। और कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, जहाँ पैसा है। ठीक है, तो पुश यानी भेज दिया, और पुल माने खींच लिया। तो जो जगह भेजता है वो क्यों भेजता है, बिहार के लोग क्यों बाहर से जाते हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, फिर हॉस्पिटल्स नहीं है, उसके बाद बाढ़ आते रहता है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कमाने को नहीं है, तो लोग बाहर से जाते हैं कमाने के लिए। तो यही सब कारण है। पुल माने जो जगह खींच रहा है। मुंबई, दिल्ली क्यों खींच रहा है, क्योंकि वो शहर है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा स्कूल है, अच्छा हॉस्पिटल है, तो वो खींच रहा है। ठीक है, तो एक ये डायग्राम या इस तरह से आप हमेशा बनाएंगे। मेंस में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर कहाँ होता है, जहाँ ओरिजिन है, जहाँ से लोग निकल रहे हैं, और पुल फैक्टर कहाँ है, जो डेस्टिनेशन है, जहाँ जाना है। तो अब देखो
जैसे सोशल फैक्टर क्या है? सोशल फैक्टर ये है कि जो गांव है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ गांव है, गांव से लोग कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं। तो गांव में, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, लोगों के पास कमाने को नहीं होता, वो शहर चले जाते हैं। जो पुल फैक्टर है, जहाँ पे जो खींच रहा है वहाँ पॉपुलेशन स्टेबल होता है, वहाँ पुरुष की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे दिल्ली मुंबई सब में सारे लोग अपना घर बार छोड़ के जो मेल है वो चले जाते हैं, तो वहाँ पे पुरुष की संख्या बढ़ जाती है। और गाँव देहात में महिला, बूढ़े और बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है। फिर जो गांव होता है वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, इसीलिए लोग चले जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी होती है, लो वेजेस माने कम सैलरी मिलती है, गरीबी होती है, लिविंग स्टैंडर्ड ख़राब होता है। और जो पुल फैक्टर है यानी कि जो शहर है वहाँ पे लेबर लोग का डिमांड होता है, वहाँ पे हाई वेज दिया जाता है, उनको ज़्यादा मतलब सैलरी दी जाती है, वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, वहाँ हर चीज़ मिलता है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है? अब जैसे मान लो कि बिहार, इंडिया में बांग्लादेश से लोग भाग भाग के आ जाते हैं इंडिया में। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब क्या है, ये सब का जो पॉलिटी है ना, जो सरकार है वो भी स्थिर नहीं है। सीरिया, ठीक है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनमें खास करके बहुत लड़ाई होते रहता है, लोगों को मारा जाता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारण भी होता है कि वो सब देश जो है ना वो स्टेबल नहीं है, वहाँ की सरकार इनस्टेबल है, ठीक है, खराब शासन है वहाँ पे, बैड गवर्नेंस है। तो वो लोग ऐसा देश जाते हैं जहाँ पे अच्छा शासन हो, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब ऐसा देश है जहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी वाला देश में लोग जाना पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, ना कि इंसान का, ठीक है। बहुत सारे देशों में क्या होता है? आतंकवाद के कारण लोग दूसरे देश में भाग जाते हैं, ठीक है। सिविल वॉर चलते रहता है, गृह युद्ध चलते रहता है, जैसे म्यांमार में गृह युद्ध होता है। और इकोलॉजिकल फैक्टर भी है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, जैसे कि बाढ़ आना, सुखाड़ हो जाना, पहाड़ से लोग भाग के मैदानों की तरफ आते क्योंकि पहाड़ में फिर लैंडस्लाइड होता रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डिजास्टर्स, आपदा के कारण भी लोग भाग करके दूसरे जगहों पे, ऐसे जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पे आपदा नहीं आता है, ठीक है। माइग्रेंट फ्लोज एंड माइग्रेंट स्टॉक्स, डिसीजन ऑफ द फैमिली, फिर ये भी हो सकता है कि पूरा परिवार ही डिसीजन लिया कि हम लोग बाहर रहेंगे, या शादी के कारण लोग दूसरे जगहों पे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025? आरबीआई के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर कहाँ बताया आप लोग को? 53 नंबर का। 53 नंबर का अब देख लो, अब तो आप लोग खुद ही आंसर बता सकते हैं कि शहर से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्यों जाते हैं। पहला कारण, हाई लेबर डिमांड इन सिटीज, शहरों में लेबर का डिमांड अधिक है। दूसरा कारण, अनबैलेंस्ड रूरल अर्बन डेवलपमेंट, शहर और गांव का जो विकास है दोनों अनबैलेंस है, माने शहरों का विकास ज़्यादा है, गांव का विकास कम है। और फ्यू जॉब इन रूरल एरिया, रूरल देहाती इलाकों में जॉब जो है बहुत ही कम है। तो यस, तीनों रीज़न है कि लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन जो है ना ये डिलीट किया हुआ था, तो अकॉर्डिंग मतलब डिलीट कर दिया गया है, मगर इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन फाइनेंशियल 2025। आरबीआई के अनुसार हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कितना रहेगा, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में होता है महंगाई। आरबीआई का क्या होता है? आरबीआई देखो, जैसे आप अगर खाता खुलाना चाहते हैं तो आप एसबीआई में खुला सकते हैं, पीएनबी में खुलवा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब बैंक में खुलवा सकते हैं, मगर आप आरबीआई में खाता नहीं खुलवा सकते हैं, ठीक है। नाम है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर ये एक बैंक नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, ये इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, सभी बैंक का बैंक। अगर एसबीआई बैंक को अपना खाता कहीं खुलाना है ना तो वो आरबीआई में खुलवाएगा, समझ में आया। अगर सरकार को अपना खाता कहीं खुलवाना है तो वो आरबीआई में खुलवाएंगे। आरबीआई वो है, वो सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लो कि आरबीआई कब बना था, कैसे बना था, क्या हुआ था। ये देखिए,
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 1935। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये आरबीआई बैंक जो है ना, ये आज़ादी के पहले ही बन गया था, ये अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। एक एक्ट लाया गया था, कानून, आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, आरबीआई एक्ट, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई, शुरू में आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कहाँ था? कलकत्ता में था, बट बाद में उसको परमानेंटली मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया इन 1937 में, यानी 2 ही साल कलकत्ता में रहा। 1935 में बना, फिर 2 साल कलकत्ता उसका हेड क्वार्टर रहा, फिर उसका हेड क्वार्टर कहाँ हो गया है? मुंबई। अभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, परमानेंट वहीं पर है, ठीक है, मुंबई में है। और द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट। सेंट्रल ऑफिस मतलब होता है जहाँ गवर्नर बैठते हैं। बाकी आरबीआई का ब्रांच तो बहुत जगह, पटना में भी आरबीआई का ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच तो बहुत सारे जिला में है, शाखाएं, मगर जो मेन ऑफिस है उसका वो मुंबई में है, ठीक है। और वहीं पर गवर्नर बैठते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, श्री शक्तिकांत दास जी जो है वो वहीं बैठते हैं। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, शुरू में ये प्राइवेट था, ठीक है, किसी आदमी का प्राइवेट था, सरकारी नहीं था, बट आज़ादी के बाद 1949 में इसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, नेशनलाइजेशन हुआ, और ये आरबीआई जो है पूरी तरीके से सरकारी हो गया। द आरबीआई बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी तरह से एक सरकारी बैंक है। समझ गए आप लोग? ये सब पॉइंट आपको नोट्स, अपना जो नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखना है। द प्रियम्बल ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन। जो आरबीआई का बेसिक फंक्शन वो क्या है? सबसे पहला काम तो है कि आरबीआई का काम है नोट जारी करना। जो नोट छपता है वो कौन छपता है? आरबीआई। बैंक नोट इशू करता है। आप लोग नोट पे देखिएगा गवर्नर का साइन होता है, आरबीआई के गवर्नर का, ठीक है। तो भारत में सभी तरह के नोट एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट, 1 रुपया के नोट को छोड़ करके बाकी सभी तरह का नोट आरबीआई छापता है। 1 रुपये का नोट आरबीआई नहीं छापता है, ठीक है। 1 रुपया का नोट जो है ना वो वित्त विभाग का काम है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट छापता है, बाकी का सारा नोट जो है वो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। एंड कीपिंग, ठीक है, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट, पहला काम तो है कि नोट छापने का काम जो है वो आरबीआई का है। एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विथ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनिटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, और भारत में मॉनिटरी स्टेबिलिटी बनाए रखता है। मॉनिटरी स्टेबिलिटी मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा पैसा ना हो जाए लोगों के हाथों में, या बहुत कम पैसा ना हो। देखो, जब लोगों के हाथों में पैसा होता है ना तो लोग उसको खर्च करते हैं। जब लोग खर्च करने जाएंगे तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि दुकानदार को लगेगा कि वाह, लोग जो है वो आ रहे हैं मेरे पास खरीदने, इस सामान को हम इतना महंगा कर देते हैं तो लोग और भी आएंगे मेरे पास। मतलब महंगा कर देने से और भी नहीं आएंगे, मगर महंगा कर देगा तो प्रॉफिट होएगा। जितना आदमी उसके पास आ रहा है तो वो सामान को महंगा करके और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। जब लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ती, क्योंकि सभी लोग मार्केट से जाते हैं सामान खरीदने के लिए। समझ आया? लेकिन अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा ना, पैसा अगर बहुत कम हो जाएगा तो फिर लोग नहीं जाएंगे मार्केट सामान खरीदने। फिर अगर लोग मार्केट सामान खरीदने नहीं जाएंगे तो फिर जो मार्केट है वो डाउन चलेगा। फिर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, मार्केट में कुछ जब बिकेगा ही नहीं तो लोग जो है, जो दुकानदार है वो स्टाफ लोग को हटा देंगे कि अरे कस्टमर तो आता ही नहीं, स्टाफ को हटाओ, तो बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। जो कंपनी है उसका भी सामान नहीं बिक रहा है तो कंपनी भी अपने सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी बाहर, तो फिर कंपनी भी बंद हो जाएगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा तो। समझ आया? मेन जो काम है ना आरबीआई का वो यही है, इस चीज को बैलेंस बनाना कि कितना पैसा हाथों में होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, ना तो महंगाई आ जाए और ना ही मंदी आ जाए, बीच बीच में होना चाहिए ना, बीच बीच में, ना महंगाई आए ना मंदी आए। थोड़ी सी महंगाई ना हमेशा अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम मंदी हो जाए, थोड़ा बहुत महंगाई। तो आरबीआई का काम है कि इंडिया में महंगाई जो है ना वो 4% होना चाहिए कम से कम, 4% ±2, यानी 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। ये लिख लो, या तो दोनों चीज लिख लो, 4% ±2 या फिर 2 से 6% के बीच में। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, बहुत बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। बस ये पूछा था कि भारत में महंगाई को कौन मतलब मेंटेन करता है,
और ऑप्शंस दिए हुए थे, पर वहाँ भी लोग कंफ्यूज हुए थे, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन था कि भारत में महंगाई मेंटेन करने का काम आरबीआई का, एक को तो काम दिया गया है इसको, है ना, एक ही तो काम है कि महंगाई मेंटेन करो। कितना मेंटेन करो? 2 to 6%, 2 से 6% में के बीच में मेंटेन करना है, क्योंकि महंगाई इतना तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि जो ना देखो मैं हाथ पे पैसा आएगा, फिर लोग सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो और सामान मैन्युफैक्चर होगा, तो कंपनी वालों को लगेगा कि ढेर सामान बिक्री हो रहा है, तो और एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को, फिर एम्प्लॉयमेंट देगा तो लोगों के हाथ में और पैसा आएगा, तो फिर जो गाड़ी है इकोनॉमी की, साइकिल है, वो चलने लगेगी। इसीलिए एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था कीन्स। ठीक है, कीन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका कहना था कि जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं हो ना, तो राजा को क्या करना चाहिए कि गड्ढे खुदवाने चाहिए, दिन में गड्ढे खुदवाओ और रात में उसको भरवाओ, यानी लोगों को पैसा दो, है ना, हाथ में पैसा दो। ये तो कोई काम नहीं हुआ, गड्ढा खुदवाना और उसको भरवाना, फिर खुदवाना, फिर भरवाना। ये इसीलिए कहे कीन्स कि लोगों के हाथों में पैसा दो, पैसा दोगे तो लोग मार्केट जाएंगे और फिर जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी जो है वो चलने लगेगी। समझ गए आप लोग? तो ये दूसरा काम हुआ। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। और क्या काम है? तीसरा काम कि जो करेंसी है, ये वही चीज़ है, सेम चीज़ है कि जो करेंसी है, पैसा है, और जो क्रेडिट सिस्टम है वो सही तरीके से इंडिया में चले। ठीक है, तो आरबीआई जो काम करती है, यानी कि पैसे को जो मेंटेन करती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई में एक कमेटी बना हुआ है। कमेटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस कमेटी का नाम है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। इसका नाम ही है मौद्रिक नीति समिति, हिंदी में लिख लीजिए, मौद्रिक नीति समिति, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो 2016 में बनाई गई थी। और इस कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर आरबीआई के साइड से होते हैं और 3 मेंबर जो होते हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं। ठीक है, टोटल 6 मेंबर होते हैं और इसका मीटिंग जो है वो हर 2 महीना में होना जरूरी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, यानी 6 मेंबर में एक मेंबर कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है, और वही इसका चेयरमैन भी होता है इस समिति का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। समझ गए आप लोग? और इसका काम यही है कि बैठ के ये सोचना कि देश में जो पैसा है वो सही तरीके से रहे, इन महंगाई जो है वो 2 से 6% के बीच में रहे, ज़्यादा ना बढ़े और कम ना हो। कमेटी कंप्राइज ऑफ 6 मेंबर्स। इन्फ्लेशन का जो टारगेट है ना 2 to 6%, इसको मेंटेन करना इस समिति का काम है। बस इन्फ्लेशन टारगेट इज टू बी सेट वंस इन ए 5 ईयर, 5 साल में एक बार इस टारगेट को सेट किया जाता है। ठीक है, करंट इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो यही है। ठीक, इसके बाद आरबीआई का यही सब काम है, देख लो। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेट करता है, सभी बैंकों पर ध्यान रखता है कि बैंक जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कि विजय माल्या जैसे आदमी को लोन दे रहे हैं, तो ये सब देखना जो है वो आरबीआई का काम है। ठीक है, अपने ब्रांच को एक्सपेंड करता है, देखता है कि बैंक जो है वो सभी जगह ब्रांच खोल रहा है कि नहीं, गाँव देहात में ब्रांच खोलना चाहिए, ध्यान रखता है। फिर बैंकों को लोन देता है। अगर बैंक के पास पैसा नहीं है, मान लो तुम बैंक गए लोन उठाने के लिए, आपको लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए का, अब हर बैंक तो 1 करोड़ लेके बैठा हुआ नहीं रहता है, तो आप गए अगर पीएनबी के पास, उसके पास उस समय 1 करोड़ नहीं है, तो वो आपको कहेगा कि मैं देता हूँ, और वो आरबीआई से जाके लोन मांगेगा। ठीक है, पीएनबी किसे मांगेगा? आरबीआई से। फिर आरबीआई उसको 1 करोड़ रुपया देगा, प्लस बोलेगा कि हमको 1 करोड़ वापस करना और ऊपर से 1 लाख और देना ब्याज के तौर पे। ठीक है, तो आरबीआई इस तरह से लोन दे देता है पीएनबी को, और वो लोन फिर पीएनबी आपको दे देती है। तो आरबीआई जो है ना वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं इसको। लिख लो ये वर्ड, डायरेक्ट पूछ सकता है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कौन है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट आरबीआई है, मतलब कि अंत समय में यही लोन देता है बैंकों को, जब बैंक डूबने लगते हैं। जैसे सरकारी बैंक जल्दी डूबता नहीं है, लेकिन विजय माल्या इतना सारा पैसा लेके चले गया और नीरव मोदी पीएनबी का, फिर पीएनबी डूबा नहीं, कौन बचा है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है। फिर बैंकों का अमलगमेशन करता है, मैंने 2 बैंकों को जोड़ के एक बैंक बना देता है, अभी बहुत बार 2-3 बैंक जोड़ के बनाया गया था। ठीक है, तो ये सब आरबीआई का काम होता है। फिर हम लोग जो अपना पैसा डालें हैं उसमें वो डूबे नहीं, वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, ये सब भी देखना आरबीआई का ही काम है। फिर आरबीआई का काम है कि बैंक जो है वो सही तरीके से लोन दे, जो
खेती है, किसान जो लोन लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उस पर लोन दे, मतलब कि गांव देहात में ब्रांच खोले, गांव के लोगों को लोन दे, सब आरबीआई चेक करता है। ठीक है। फिर फॉरेन एक्सचेंज, जो डॉलर में अगर जो पैसा है हमारे देश में, वो सब आरबीआई रखता है। अब मान लो कि कोई आदमी अमेरिका से इंडिया आया, क्यों? उसका इंडिया में घर है, उसके माँ बाप रहते हैं, वो अमेरिका से आया तो उसके पास तो डॉलर है। वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेगा, वो एयरपोर्ट पे उतर के क्या करेगा, एक्सचेंज करवाएगा। जितना डॉलर है उतना रुपया ले लेगा, मतलब 80, $1 का 80 उसके हिसाब से वो उतना रुपया ले लेगा वहीं एयरपोर्ट पे, और सारा का सारा डॉलर वहां दे दिया। क्योंकि इंडिया के अंदर जब वो आ जाएगा और मार्केट में चला जाएगा तो डॉलर तो चलेगा नहीं ना, तो वो रुपया वहीं पे एक्सचेंज करा लेता है, और ये जो सारा डॉलर है ये चला जाता है आरबीआई के पास। तो जितना भी विदेशी पैसा, अब सिर्फ अमेरिका से तो लोग नहीं आते हैं। अब मान लो कि लोग आए चाइना से, तो चाइना से वो अपना येन युआन जो है वो लेके आए, युआन, फिर युआन को भी ऐसे एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा लिया, तो जो युआन है वो भी चला गया आरबीआई के पास। तो विदेशी जो पैसा होता है उसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई। वो सारा रिजर्व कौन रखता है? आरबीआई रखता है। उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज माने वही विदेशी पैसा, ठीक है, उसको आरबीआई अपने पास रखता है। ठीक है, तो इंडिया के पास तो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। फिर इशूअर ऑफ करेंसी तो बात कर ही लिए, करेंसी इशू करता है। ठीक है, और डेवलपमेंटल रोल यही है कि गांव देहात के लोगों तक पहुंच हो बैंकों का, गांव देहात के लोग भी बैंक में खाता खुलवाएं, उनको भी लोन वगैरह मिले, जीविका के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ये सब चेक करना भी आरबीआई का ही काम होता है। ठीक है, उसको कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी मतलब होता है ना कि प्राथमिकता। कोई कोई ऐसा सेक्टर है जिसको लोन देना बहुत जरूरी है, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, कुछ लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उन बच्चों को एजुकेशन लोन मिले तो वो पढ़ेंगे और फिर कुछ बनेंगे। तो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर है। ठीक है, तो सरकार कह दिया है बैंकों को, आरबीआई बैंकों को कह देता है कि आपको एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, ये सब तो एकदम आपको पास करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ तक डिस्कस की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये देखो, फिर अगला है व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। हाँ, आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन तो सारा आरबीआई देखता है, आरबीआई ने फोरकास्ट किया था। फोरकास्ट मैंने होता है कि प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी की थी, हेडलाइन इन्फ्लेशन इतना रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2025 के वित्तीय साल में, हेडलाइन इन्फ्लेशन इतना रहेगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, महंगाई बहुत रखा होता है, तो पहले हम लोग बस दो तरह देख लेते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। जब हम लोग सभी चीजों के दाम को देखते हैं, जैसे हर चीज का टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी, कार का दाम भी देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फूड का भी देख रहे हैं कि खाना कितना महंगा हो गया है, कपड़ा कितना महंगा हो गया है, जूता चप्पल कितना महंगा हो गया है, एलपीजी गैस पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। हर चीज को जब देखते हैं ना, वेजिटेबल, तो उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन जैसे आप मान लीजिए कोई पेपर है, न्यूज़पेपर है, आप पढ़ते हैं, हेडलाइन को पढ़ने से सब कुछ अंदर का पता चल जाता है कि अच्छा ये इस बारे में लिखा हुआ है। तो जब हर एक चीज का महंगाई कितना बढ़ा है, हर एक चीज में जब नापते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। मगर कोई कोई ऐसा चीज होता है ना जो सब चीज नहीं महंगा होता है, जैसे कभी कभी देखो टमाटर बहुत महंगा हो जाता है, बाकी चीजें ठीक है, बाकी चीजें महंगी नहीं होती हैं, केवल टमाटर महंगा हो जाता है। तो जब ऐसा होता है कि टमाटर महंगा हो, किसी किसी साल प्याज बहुत महंगा हो जाता है, तो हम लोग को देखना चाहिए, जब हम लोग महंगाई निकालते हैं तो हम लोग को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखो वो किसी कारण से महंगा हुआ है। क्योंकि इस साल हो सकता है कि टमाटर का जो फसल था वो बर्बाद हो गया है, प्याज की फसल बर्बाद हो गई हो, इसीलिए वो महंगा हो गया। बाकी चीजें तो नॉर्मल है, तो हम कैसे कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है? तो जब हम लोग महंगाई निकालेंगे तो हम जो फूड आइटम्स हैं उसको बाहर कर देंगे, और साथ ही जो फ्यूअल आइटम्स हैं, ईंधन आइटम, जैसे एलपीजी बड़ी महंगा हो गया है, कभी 500-600 में मिला करता था, अभी 1300-1400 में मिलता है। तो हम लोग फूड एंड फ्यूल को जब माइनस कर देंगे, इसको हटा के बाकी चीजों को, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कार वगैरह सब में देखेंगे, मगर इन दोनों को हटा देंगे, फूड को, फ्यूल को। ठीक है, तो जब हम लोग इस तरह से महंगाई निकालते हैं तो उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में इन दोनों को माइनस कर देते हैं।
भोजन को और ईंधन को, इसके, और तब महंगाई निकालते हैं बाकी चीज़ों का। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में टोटल महंगाई निकालते हैं, सभी आइटम्स का हम लोग महंगाई निकालते हैं। समझ गए? महंगाई तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा तरह से हम लोग को महंगाई को डिस्कस करना है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए ये दो हम लोग डिस्कस कर लिए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा आपके नोट्स में होना चाहिए एक एक चीज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 100वें साल, द 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाय, ये बुक है द 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पीएन ओझा द्वारा ये एडिट किया गया था। पीएन ओझा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आईएनसी के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है पूरा चीज, और पीएन ओझा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बस यही याद कर लो, अगर रिपीट हुआ तो यही रिपीट होएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं। आप लोग नोट सही से बनाइएगा, रिवाइज करते रहना है ना, नोट को बल्क में जमा मत कीजिएगा कि लिखते जा रहे हैं लेकिन याद नहीं कर रहे पीछे से। याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, रिवाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और 10 मतलब कि जगह से नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, आप लोग सिर्फ एक जगह से पढ़ो। ठीक है, एक जगह कोई भी एक चूज कर लो और उसी से पढ़ो, चाहे मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि सही नहीं पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहा है वो पढ़ा रहा है, नहीं, आपको बस एक जगह से पढ़ना चाहिए। 10 जगह से पढ़ेंगे तो 10 तरह का नोट्स बनाएंगे, एको को नहीं पढ़ सकेंगे, मगर एक जगह से पढ़ेंगे उसी को 10 बार रिवाइज करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, और एक बार में एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको ये ही काम करना चाहिए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।